विद्यार्थियों का इस YouTube चैनल रामजीलाल क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं चोक कॉइल, चोक कुंडली। क्या होती है चोक कुंडली, क्यों इसका यूज किया गया, आखिर चोक कुंडली की डिवाइस बना के तैयार क्यों की गई, इसका सिद्धांत क्या है, यानी इसके पीछे की फिजिक्स क्या है, इसमें कौन से फिजिक्स ऐसे यूज करते हैं कि चोक कॉइल का हमें यूज करना पड़ता है, इसका सिद्धांत क्या है, रचना क्या है और इसकी कार्यविधि कैसे काम करती है। तो चोक कुंडली की डायरेक्ट अगर आप समझेंगे तो चोक कुंडली बनाने का एक ही उद्देश्य था, प्रत्यावर्ती धारा अर्थात अल्टरनेटिव करंट को नियंत्रित करना, उसको कंट्रोल करना, वो भी बिना किसी ऊर्जा क्षय के। ये सबसे बड़ी बात है। हम धारा को नियंत्रित कई तरीके हैं करने के, कई तरीके से हम करंट को कंट्रोल कर सकते हैं, करते भी हैं। जैसे डीसी करंट को हम रिओस्टेट द्वारा, एक धारा नियंत्रक द्वारा कंट्रोल करते हैं। लेकिन आखिर चोक कुंडली से ही नियंत्रित करने का फायदा क्या है, वो फायदा है बिना ऊर्जा क्षय के। यानी चोक कुंडली द्वारा अगर हम करंट को कंट्रोल करते हैं तो ऊर्जा क्षय नहीं होती। कैसे होता है ये सब, तो ये सबको जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक हमें देखना है, ताकि चोक कुंडली के बारे में सारी इंफॉर्मेशन आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं चोक कुंडली। इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं चोक कॉइल। चोक कॉइल क्यों पढ़ रहे हैं चोक कुंडली, थोड़ा सा एक बार हम एक आपको एग्जांपल समझाते हैं तो आपको समझ आएगी अच्छी सी बात। देखिए ध्यान से समझना आपको ये है कि मान लीजिए हमारे पास एक सर्किट है और इस सर्किट से हमने जोड़ रखा है एक बल्ब को। एक बल्ब है और यहां पे है एसी सोर्स। एसी सोर्स आप जानते होंगे, एसी सोर्स मतलब प्रत्यावर्ती धारा स्रोत। प्रत्यावर्ती धारा स्रोत, क्योंकि प्रत्यावर्ती धारा को हम पढ़ते हैं अल्टरनेटिव करंट। शॉर्ट में इसको आप कह सकते हो एसी, और ये है एसी का सिंबल, क्योंकि ये धारा समय के अनुसार चेंज होती रहती है। एसी करंट को कंट्रोल करने के लिए हम यूज करते हैं किसका, चोक कॉइल। क्यों करते हैं, इसको समझने के लिए एक एग्जांपल समझाते हैं आपको। हमने क्या कहा, हमने कहा कि मान लीजिए ये एक हमारे पास एक बल्ब है और इस बल्ब में आने वाली करंट को हमें कंट्रोल करना है। आपसे पूछें कि भाई मान लीजिए कि अगर यहां पर हमारी जो सप्लाई है वो 220 वोल्ट है, क्योंकि आप जानते हैं कि पूरे भारतवर्ष में कहीं भी अगर घरों में सप्लाई होती है तो वो 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पर होती है। यानी जो इसका VRMS वैल्यू होता है, यानी एक पूरे चक्कर में जो प्रत्यावर्ती विभवांतर का वर्ग माध्य मूलमान होता है जिसको हम यूज करते हैं, वो कितना होता है 220 वोल्ट। और अधिकतम कहां तक जाता है, लगभग 311 वोल्ट तक। ये जो अधिकतम वैल्यू उसकी आती है वो 311 तक पहुंचती है, और ये पूरे चक्कर का एवरेज मान होता है 220 वोल्ट। तो ये है एवरेज मान 220 वोल्ट। आप समझना ये इसमें है कि अगर इतने वोल्टेज पर हम एक ऐसे बल्ब को यूज करें जिसका कि विभवांतर क्षमता मान लीजिए 100 वोल्ट है, ये 100 वोल्ट का ही विभवांतर अपने अंदर लॉस कर सकता है, ड्रॉप कर सकता है। इसकी क्षमता क्या है, 100 वोल्ट वोल्टेज लेने की। अब हम आपसे कहें कि अब बताइए पोजीशन क्या होने वाली, इसको चाहिए 100 वोल्ट और आप दे रहे हो, जला रहे हो उसको 220 वोल्ट पर, तो ये बल्ब खराब हो सकता है, फ्यूज हो सकता है, क्योंकि इसकी लिमिट से बहुत ज्यादा वोल्टेज हम दे रहे हैं। और अब अगर हम चाहते हैं कि ये हमारा बल्ब जल जाए,
ये बल्ब हमारा जल जाए, यहां से जो करंट और वोल्टेज आ रहे हैं इनको कंट्रोल किया जाए। तो कैसे करेंगे, क्या तरीका आपके पास है? तो सबसे पहला आपके पास आंसर आता होगा कि यहाँ पे एक प्रतिरोध लगा दें, रेजिस्टेंस लगा दें। रेजिस्टेंस लगाने से क्या हो जाएगा, देखिए अगर यहाँ पे एक हम रेजिस्टेंस लगा देंगे, मान लीजिए हमने यहाँ पे लगा दिया एक प्रतिरोध, ये R, और इस बल्ब में भी प्रतिरोध होगा, वो मान लीजिएगा इसको आप R1 है, क्योंकि बल्ब में भी क्या है, तार है, फिलामेंट, उसमें प्रतिरोध होगा और ये प्रतिरोध है। अब R जैसे तो लगाएंगे तो आप कहोगे कि जैसे इससे 220 वोल्ट जाएगा तो कुछ वोल्ट ऐसी रीडिंग का ये लगाते हैं, मतलब जो प्रतिरोध आप लगाएंगे इसकी एक ऐसी वैल्यू होनी चाहिए कि ये 120 वोल्टेज को ड्रॉप कर जाए, यानी इसके अंदर ड्रॉप हो जाए 120 वोल्ट, बचे कि ना 220 यहां से जा रहा था, 120 इस प्रतिरोध ने ड्रॉप कर लिया, बचा 100 वोल्ट, ये 100 वोल्ट उसको मिल जाएगा, बल्ब आसानी से जल जाएगा। तो ये आपका काम हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, यानी करंट को आपको ने वोल्टेज को आपने कंट्रोल तो कर लिया, लेकिन एक समस्या हो जाएगी। क्या समस्या हो जाएगी कि जैसे आप R लगा देंगे तो आपकी यहाँ पे पावर लॉस हो जाएगी, क्योंकि आप पढ़ चुके हैं P बराबर I²R। पावर जो है R के समानुपाती है, जितना प्रतिरोध आप बढ़ाते जाओगे उतनी पावर लॉस होती जाएगी। यानी इस तरीके से, अगर इस तरीके से आप वोल्टेज या करंट को यहां पर कंट्रोल करते हैं, नियंत्रित करते हैं, तो इससे एक नुकसान होने वाला है कि इसमें से आपका प्रतिरोध लगाने की वजह से पावर लॉस होगी, शक्ति क्षय होगी, यानी ऊर्जा का लॉस हो जाएगा, यानी धारा बहने से क्या बन जाएगी, हीट बन जाएगी इसके अंदर, और उस हीट की वजह से यहां पर ऊर्जा क्षय हो जाएगी उष्मा के रूप में। इस प्रतिरोध की वजह से क्या निकलेगी, उष्मा ज्यादा निकलेगी, और उस उष्मा की वजह से हमारी ऊर्जा में लॉस हो जाएगा। तो ये बहुत सुटेबल तरीका नहीं है करंट या वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए। तो सुटेबल तरीका क्या है, मतलब हम ऐसा चाहते हैं कि यहां से एनर्जी लॉस भी ना हो और वोल्टेज या करंट कंट्रोल भी हो जाए। ऐसी किसी तरीके को हम यूज करें, ऐसी कोई डिवाइस यहां पर लगा दें जिसके लगाने से हमारा जो एनर्जी लॉस हो रहा है ये बच जाए, और या जो करंट यहां पे पहुंच रही बल्ब में ये भी कंट्रोल हो जाए, नियंत्रित हो जाए। तो ऐसा क्या करना चाहिए, तो ऐसा करने के लिए ही बनाई गई है चोक कुंडली। यानी चोक कुंडली ये काम करेगी कि इस प्रत्यावर्ती धारा को कंट्रोल भी कर लेगी और ऊर्जा का लॉस भी नहीं होगा। ये एक इसका फायदा है चोक कुंडली का। अब कैसे कर पाती होगी, थोड़ा सा एग्जांपल लेकर समझाते हैं, या इसको बाद में इसको समझ लो क्या परिभाषा क्या बनेगी चोक कुंडली। अगर आप चोक कुंडली लिखने आ जाए तो क्या लिखेंगे आप, तो चोक कुंडली लिखेंगे कैसे, तो देखिएगा हम आपको लिख के समझा रहे हैं यहां पर चोक कुंडली की डेफिनेशन। चोक कॉइल, तो चोक कॉइल एक डिवाइस है, क्या ये एक युक्ति है। चोक कुंडली एक ऐसी युक्ति है, तो लिख देंगे यह एक ऐसी युक्ति है, कैसी युक्ति है, जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, जिसके द्वारा बिना ऊर्जा क्षय के, बिना ऊर्जा क्षय के कोई एनर्जी लॉस नहीं होने वाली है। सबसे प्लस पॉइंट यही है, बिना ऊर्जा क्षय के प्रत्यावर्ती धारा को, किस धारा को, प्रत्यावर्ती धारा को नियंत्रित किया जा सकता है। प्रत्यावर्ती धारा को नियंत्रित किया जा सकता है। क्या डीसी करंट यानी निर्दिष्ट धारा को हम चोक कुंडली से नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं अभी बताएंगे आगे। तो डीसी करंट कौन कंट्रोल करता है, तो डीसी करंट में मजबूरी हमारी, वहां पर हम प्रतिरोध के द्वारा ही यानी धारा नियंत्रक के द्वारा ही
करंट को कंट्रोल करते हैं। यानी दिश धारा अगर है तो उसको नियंत्रित करने के लिए हम लोग यूज करते हैं धारा नियंत्रक, रियोस्टेट यूज करते हैं उसके द्वारा। रियोस्टेट क्या होता है? एक परिवर्ती प्रतिरोध होता है, उसकी वजह से हम धारा को कंट्रोल कर पाते हैं, डीसी करंट को। यहां हमें एसी करंट को कंट्रोल करना है तो उसके लिए हमने यूज की है चोक कॉइल। क्या होती है चोक कॉइल और कैसे बिना ऊर्जा क्षय के ये प्रवाह धारा को नियंत्रित कर देती है, तो जरा समझिए। इसके पीछे का जो सिद्धांत है, इसके पीछे जो फिजिक्स है वो आपकी है वाटहीन धारा। इसका सिद्धांत क्या है चोक कुंडली? आपसे पूछा जाएगा, अगर आप वाइवा वगैरह में बनाते हैं इसको, है प्रैक्टिकल में अगर आप चार्ट बना के ले जाते हैं तो आपसे एग्जाम में इसका सिद्धांत पूछ सकता है। चोक कुंडली किस सिद्धांत पर काम करती है? तो चोक कुंडली के जो सिद्धांत इसका होता है वो होता है वाटहीन धारा। ये क्या होती है अभी समझाते हैं इसको। चोक कुंडली वाटहीन धारा के सिद्धांत पर आधारित है। वाटहीन धारा के सिद्धांत पर, किस सिद्धांत पर? वाटहीन धारा के। क्या है वाटहीन? अगर ध्यान समझो, वाट ये किसी का यूनिट है, अगर आपको याद आ रहा हो, किसका यूनिट है? शक्ति का। वाट किसका मात्रक होता है? शक्ति का। हीन, शक्तिहीन यानी पावरलेस करंट। ऐसे करंट चल रही है कि कोई पावर लॉस नहीं हो रही, वाटहीन है, पावर लॉस बिल्कुल भी नहीं हो रही है। तो क्या ऐसा होता है कि जो पावरलेस करंट जाती है, तो सुनिए, पावरलेस करंट होने का एक ही कारण है कि अगर किसी परिपथ में प्रतिरोध कम से कम हो जाए। क्योंकि पावर लॉस होती किसकी वजह से है? पावर लॉस होती है प्रतिरोध की वजह से। आज इतना ज्यादा होगा, पावर लॉस उतनी ही ज्यादा होगी। तो अगर किसी परिपथ में आर का मान बहुत लो हो, आर की वैल्यू जितनी कम से कम रहेगी उसमें उतनी ही पावर लॉस कम होगी। यानी हम कह सकते हैं, यदि किसी परिपथ में इस प्रकार धारा प्रवाहित हो रही हो कि उसमें शक्ति क्षय ना हो, उसके द्वारा शक्ति क्षय ना हो, तो उसे कहेंगे वाटहीन धारा। और वो वाटहीन धारा कब क्षय नहीं होगी, कब एनर्जी लॉस नहीं होगी? जब प्रतिरोध का मान बहुत निम्न होगा। यानी एक ऐसा परिपथ बन जाए जिसमें प्रतिरोध का मान बहुत कम हो जाए। जितना प्रतिरोध का, एकदम तो जीरो नहीं कर सकते हैं, ये कहना एकदम से यथार्थ नहीं है कि प्रतिरोध बिल्कुल शून्य हो जाए। क्योंकि अगर कहीं भी आप वायर यूज करेंगे, तार, तो तार में क्या होता है? प्रतिरोध होगा, तो कुछ ना कुछ तो होगा। लेकिन इतना प्रयास किया जाए कि प्रतिरोध जितना कम से कम हो। प्रतिरोध जितना कम से कम रहेगा उतना ही पावर लॉस कम होगी, और उस समय जो करंट बहेगी बिना ऊर्जा क्षय के बहेगी, उसका नाम होगा वाटहीन धारा। तो चोक कुंडली के सिद्धांत पर काम करती है, वाटहीन धारा के सिद्धांत पर। चूंकि आइए जरा इसको समझते हैं, रचना कैसी उसकी होती है, चोक कुंडली बनाया कैसे जाता है। इसी जगह पे हमें जब चोक कुंडली लगा दें तो क्या कहानी होने वाली है, इसको ध्यान रखना। अभी हमने पेट्रोल लगाया है, अब आगे लगाएंगे चोक कॉइल। पहले चोक कॉइल समझ लेते हैं बनती कैसे है, रचना कैसी इसकी होती है। संरचना देखिए, चोक कॉइल बनाने के लिए क्या किया जाता है? एक नर्म लोहे की पत्तियों की बेलनाकार क्रोड ली जाती है। किसकी आती है? नर्म लोहे की पत्तियों की। कैसी क्रोड ले लेते हैं देखिए जरा। ये है एक नर्म लोहे की बेलनाकार क्रोड, इसमें होती हैं पत्तियां ऐसे नर्म लोहे की, इस प्रकार से। ये होती हैं नर्म लोहे की पत्तियों की बेलनाकार क्रोड, और इसके ऊपर हम लपेटते हैं तांबे का मोटा तार अधिक फेरों की। दो बातें ध्यान रखनी होगी इसके लिए, तांबे का मोटा तार
और उसके अधिक फेरों वाली, मोटे तार की अधिक फेरों वाली कुंडली। ये क्यों ऐसा करते हैं बता रहे हैं, ध्यान सुनते जाइए। अधिक फेरों वाली कुंडली, कैसे लपेटा देखिए यहां पर। ये देखिए, ये एक तांबे का तार लिया और इस पर ऐसे इस प्रकार से फेरे लपेट देते हैं। तांबे के मोटे तार की अधिक फेरों वाली कुंडली लपेट देते हैं। ये कुछ फेरा सही नहीं लग रहा है। अब यहां हमें लगानी है एसी सोर्स, जिस करंट को हमें कंट्रोल करना है, जिस करंट को हमें कंट्रोल करना है। ये है अपनी एसी सोर्स। यहां लिख सकते हो आप प्रत्यय धारा स्रोत, प्रत्यावर्ती धारा स्रोत। कैसे मालूम होगा कि करंट कंट्रोल हो रही नहीं हो रही है? तो उसके लिए आप एक बल्ब लगा देते हैं। ये लगा दिया हमने बल्ब। ये बन के तैयार हो गई चोक कुंडली। ये है पटलित लौह क्राउड, लौह क्राउड। और ये है तांबे के तार की कुंडली। ये रचना हो गई चोक कुंडली की। तो इस प्रकार बनाई जाती है चोक कुंडली। क्या होता है इसमें? इसमें नर्म लोहे की पत्तियों की एक बेलनाकार कोड होती है। इस कोड के ऊपर तांबे के मोटे तार की और अधिक फेरों वाली, दो बातें हैं, मोटे तार की अधिक फेरों वाली कुंडली लपेटते हैं। तार मोटा होने से क्या होता है, क्या फायदा होगा? तार मोटा होने से फायदा ये होगा कि जो आपका प्रतिरोध बनेगा, इससे तार में क्या होता है? प्रतिरोध। तो प्रतिरोध जो बनेगा वो निम्न रहेगा, क्योंकि मोटे तार का आप जानते हो प्रतिरोध निम्न होता है। प्रतिरोध कैसा रहेगा? निम्न रहेगा, लो रहेगा। जितना तार आप मोटा कर देंगे उतना उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा? निम्न हो जाएगा। और अधिक फेरे होने से, अधिक फेरे होने से क्या फायदा होगा? तो अधिक फेरे होने से फायदा ये होगा कि आपने पढ़ रखा है L बराबर N फाई अपान I, यानी L इज प्रोपोर्शनल टू N। L क्या है? प्रेरकत्व, इस कुंडली का प्रेरक। ये जो प्रेरकत्व होता है वो N के समानुपाती। फेरे अधिक होने से प्रेरकत्व बढ़ जाएगा, प्रेरकत्व उच्च हो जाएगा। प्रेरकत्व क्या हो जाएगा? उच्च। प्रतिरोध लो हो जाएगा, निम्न हो जाएगा, और प्रेरकत्व हाई हो जाएगा। प्रेरकत्व हाई करने से फायदा क्या मिलेगा अभी बताते हैं, देखते जाइए धीरे। एक बात समझ में आपको आएगी अगर ध्यान से आप इसको समझेंगे। प्रतिरोध निम्न हो जाएगा और प्रेरकत्व क्या हो जाएगा? उच्च हो जाएगा, क्योंकि इस कॉइल में दो चीजें होती हैं। अब जब भी किसी परिपथ में, मान लीजिए ये आपके पास सर्किट था और इस सर्किट में यहां पे थी एसी करंट और यहां पर आपने लगाया था बल्ब,
अब हम प्रतिरोध की जगह पर यहां पर लगा दें अगर कॉइल एक, यहां क्या लगा दें, एक कॉइल, ये कॉइल लगा दी। इस बल्ब के पास क्या होगा, प्रतिरोध होगा, हमने जैसे पीछे कहा था R1, और इसके पास क्या होगा, प्रेरकत्व। तो ये एक प्रकार का बन गया LR परिपथ। क्या बन गया, LR परिपथ। यानी चौक कुंडली वास्तव में क्या है, LR परिपथ एक है। चौक कुंडली एक LR परिपथ है और इसका हम लोग यूज करते हैं प्रत्यावर्ती धारा को कंट्रोल करने के लिए। अब ये कंट्रोल कैसे करेगा, इस चौक कुंडली में तार हमने कर दिया है मोटा, जिससे प्रतिरोध हमारा हो गया है लो, और हमने फेरे कर दिए अधिक, इसलिए हमारा प्रेरकत्व हो गया है उच्च। अब L और R परिपथ का जो टोटल प्रतिरोध बनता है, परिणामी प्रतिरोध, जिसको प्रतिबाधा कहा गया था, तो अगर आपको याद है LR परिपथ की प्रतिबाधा, तो वो आपने पढ़ रखी है क्या, Z बराबर रूट XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, या XL को हम ओमेगा L लिखते हैं तो ओमेगा L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। इसमें XL आपका हाई है और R आपका लो है। ये बात आपको याद रखनी होगी। तांबे के तार के अधिक फेरे लपेटे हैं, फेरे अधिक होने से प्रेरकत्व L बढ़ गया है, और मोटा तार लपेटा है, मोटा तार होने से प्रतिरोध निम्न हो गया है। रचना में क्या, ये अब आप इसकी वर्किंग समझाए जा रहे हैं कैसे ये बिना ऊर्जा क्षय के प्रत्यावर्ती धारा को कंट्रोल करता है। रचना में क्या लिख लेंगे पहले आप, कि इसमें नव लोहे की पत्तियों की एक बेलनाकार करोड़ होती है, जिसके ऊपर तांबे के मोटे तार की अधिक फेरों वाली कुंडली लपेटते हैं। तार मोटा होने से प्रतिरोध निम्न और फेरे अधिक होने से प्रेरकत्व उच्च हो जाता है। ठीक है, अब ये प्रकार क्या है, LR परिपथ है। इस LR परिपथ में जो करंट होती है IRMS, उसका फार्मूला आप पढ़ रखे हैं VRMS अपान Z। क्या पढ़ रखा है, IRMS बराबर VRMS अपान Z। यानी कि अगर Z जितना ज्यादा कर दोगे उतना I कम हो जाएगी। तो Z बढ़े कैसे, Z का ये फार्मूला है XL स्क्वायर प्लस I स्क्वायर। इसका R आपने तो कम रखा है, लेकिन L जितना बड़ा हो जाएगा, L जितना बढ़ाते जाओगे उतना Z का मान बढ़ता जाएगा। तो इसलिए फिर जब अधिक कर देंगे तो L बढ़ जाएगा, जब L बढ़ गया तो Z का मान भी बढ़ जाएगा, और जब Z का मान बढ़ जाएगा तो उतना करंट क्या हो जाएगी, कंट्रोल हो जाएगी। यानी इसमें प्रतिबाधा हम बढ़ा सकते हैं, कैसे बढ़ाते हैं, L का मान बढ़ा करके। जैसे XL बढ़ जाएगा तो XL के बढ़ने से Z बढ़ जाएगा, और Z बढ़ जाने से करंट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, यानी धारा क्या हो जाएगी, कंट्रोल हो जाएगी। यानी Z का मान बढ़ा करके, यानी L का मान बढ़ा करके R नहीं बढ़ाएंगे, R बढ़ाने से एनर्जी लॉस हो रही थी, तो हम Z बढ़ाएंगे। Z कैसे बढ़ेगा, XL से, XL कैसे बढ़ेगा, L से, यानी फेरों की संख्या से। जितने ज्यादा टर्म्स लपेट देंगे उतना हमारा L अधिक होगा, जितना L अधिक हो जाएगा उतना हमारा Z अधिक हो जाएगा, और जब Z अधिक हो जाएगा तो I उतनी ही कम हो जाएगी, करंट क्या हो जाएगी, कंट्रोल हो जाएगी। यानी इस प्रकार से हम धारा को कंट्रोल कर सकते हैं। अब इसमें एनर्जी लॉस क्यों नहीं होगी, देखिए इसमें अगर आपने LR परिपथ में शक्ति व्यय पढ़ी होगी, अगर आपने LR परिपथ शक्ति क्षय पढ़ रखी है, LR परिपथ में शक्ति क्षय, तो उस शक्ति क्षय का फार्मूला आपने पढ़ रखा है VRMS इंटू IRMS cos फाई। अब अगर R को आप छोड़ दें तो L जो होता है VR, यानी R का जो विभवांतर था, धारा थी तो समान कलम आपने पढ़े हैं, जो L का विभवांतर होता है वो धारा से 90 अंश अग्रगामी होता है। यानी इनके बीच कलांतर जो होता है L वाले परिपथ में धारा के साथ जो कलांतर होता है वो कलांतर क्या होता है, 90 डिग्री होता है। जब कलांतर 90 डिग्री हो जाएगा तो P बराबर VRMS इंटू IRMS, और cos फाई की वैल्यू हो जाएगी 90, और cos 90 का मान आप जानते हैं,
cos 90 अंश की वैल्यू क्या होती है 0, जब 0 गुणा करते हैं तो क्या हो जाएगा 0, तो पावर लॉस क्या हो रहा है 0, इसमें कोई पावर लॉस नहीं होती है। ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि अगर हम चोक कॉइल लगा देंगे किसी सर्किट में तो चोक कॉइल क्या करती है, इसमें से वाटहीन धारा प्रवाहित होती है, यानी बिना शक्ति क्षय की धारा बहती है, कोई एनर्जी लॉस नहीं होता है। तो क्या पढ़ा आपने चोक कुंडली में कि चोक कुंडली एक ऐसी युक्ति है जो बिना ऊर्जा क्षय किए हुए प्रत्युत धारा को नियंत्रित करती है। किस सिद्धांत पे काम करती है, वाटहीन धारा के सिद्धांत पर। क्या होती है वाटहीन धारा, वाटहीन धारा तब उत्पन्न होती है जब बिना शक्ति क्षय के धारा प्रवाहित हो, अर्थात प्रतिरोध का मान नगण्य हो जाए किसी परिपथ में, तो उसमें वाटहीन धारा होती है। अब चोक कुंडली रचना कैसी थी, तो रचना आपको दिखाई, ये प्रकार का क्या है, एलआर परिपथ है। एलआर परिपथ जो प्रतिबाधा होती है वो होती है Z बराबर रूट XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। यहां से धारा कंट्रोल करने का ये फार्मूला है VRS अपॉन Z। ये VRS आपने दे रखा था, वहां ऊपर दिखाया था हमने 220 वोल्ट बना रहेगा। Z को हम बढ़ा देंगे, I कंट्रोल हो जाएगी। Z कैसे बढ़ाएंगे, तो हमने L का मान बढ़ा दिया था। तो ये है चोक कुंडली के काम करने का तरीका। अब बात है इसका यूज कहाँ करते हैं, इसका उपयोग कहाँ होता है। तो जो चोक कुंडली होती है इसका यूज किया जाता है, जो आपकी मरकरी ट्यूबलाइट वगैरह होती हैं या फ्लोरेंस ट्यूबें होती हैं, तो वहां पे इसका हम यूज करते हैं ट्यूबलाइटों में। और इसका यूज किया जाता है रेडियो वगैरह में, एक कॉइल लगी होती है रेडियो में भी, तो कई जगह इसका यूज कर लेते हैं। और इसका यूज करने केवल एक ही तात्पर्य था, एक ही उद्देश्य था कि बिना शक्ति क्षय के, बिना पावर लॉस के प्रत्यावर्त धारा को नियंत्रित कर लिया जाए। तो आपको चोक कुंडली के बारे में समझ में आया होगा कि चोक कुंडली हम क्यों बनाते हैं, इसका यूज हम कहाँ करते हैं, और अगर डीसी करंट होती है तो उसको हम कैसे यूज करते हैं, धारा नियंत्रक के रूप में। धारा नियंत्रक द्वारा हम डीसी कंट्रोल करते हैं और चोक कुंडली द्वारा हम एसी को। यहां धारा नियंत्रक लगाने से क्या हो जाएगा कि प्रतिरोध जो है आपका इतना ज्यादा उसमें हो जाएगा कि एनर्जी लॉस बहुत हो जाएगी। डीसी करने में कोई ऑप्शन नहीं होता है, इस वजह से वहां मजबूरी हमारी है प्रतिरोध लगाना, धारा नियंत्रक लगाना। लेकिन यहां हमारे पास एसी करंट में तरीका हमारे पास है कि हम चोक कॉइल को यूज कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।